एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो देखो देखते हैं क्या दे रखा है। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, मतलब क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, क्वेश्चन ने हमको 3 cot A इक्वल टू 4 ये हमको दे रखा है। चेक वेदर, चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक करना है हमें कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए है ना, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू में किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमको बराबर करना है। और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है और नोट, क्या लिखा हुआ है, और नोट। देखो मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। ये लिखा हुआ है चेक वेदर, चेक वेदर, चेक करो कि ये वाली चीज उस वाली चीज के बराबर है या नहीं है, क्या लिखा हुआ है, और नोट मतलब ये दोनों आइटम में क्या बराबर है या नहीं है, चेक करना है। मुझे बताओ चेक करने का क्या मतलब होता है। चेक करने का मतलब यही तो होता है कि या तो ये दोनों आइटम आपस में बराबर आ जाएंगी या फिर ये दोनों आइटम आपस में बराबर नहीं आएंगी, तो यही चीज चेक करनी है। ठीक है, खैर इसको तो हम बाद में चेक करेंगे, पहले इसको देखते हैं कि क्वेश्चन ने हमको दिया क्या है। तो देखो क्वेश्चन ने हमको क्या दे रखा था, 3 cot A इक्वल टू 4। देखो अभी तक क्या था, सिंपल वैल्यू देता था, अब उसने थोड़ी सी अलग तरीके से दी है। देखो सिंपल बना लेंगे। मुझे बताओ 3 इधर मल्टीप्लाई है, 3 इधर क्या हुआ है, चिपका हुआ है, इसको ना हटा दो यहां से। 3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है, बहुत ही सिंपल सा काम करा है मैंने क्या करा, 3 ना इधर मल्टीप्लाई था, इसको यहां से हटा करके यहां पर भेज दिया, और जैसे यहां पर भेजा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अब ये बन चुका है 4 अपॉन में 3। और मैंने बताया था क्वेश्चन है ना तुम्हें एक रेशियो देता है और बाकी कुछ नहीं देता। क्वेश्चन ने हमको देखो अभी भी क्या करी है, एक रेशियो दे रखी है। तो जब क्वेश्चन ने रेशियो दे रखी है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, पंडित जी की तरफ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमें कोट की इंफॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन ने हमको किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कोट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो कोट का कंपैरिजन मैं किसके साथ करूंगा, साइन के साथ, नहीं। कोट का कंपैरिजन कोस के साथ करूंगा, नहीं। कोट का कंपैरिजन टी के साथ होगा, टी का मतलब क्या होता है, टैन। देखो टैन का क्या फॉर्मूला है, टैन का फॉर्मूला है पी अपॉन में बी। टैन का क्या फॉर्मूला बन गया, टैन का फॉर्मूला बन गया पी अपॉन में बी। ठीक है, टैन का क्या बन गया, पी अपॉन में बी। लेकिन मुझे तो कोट का पता करना है, तो मैंने बताया था कोट इसका उल्टा होता है, तो कोट क्या बनेगा, बी अपॉन में पी। भाई मैंने तुम्हें बता रखा है ना कि टैन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टैन। तो अगर टैन का पी अपॉन में बी तो कोट का बी अपॉन में पी, मतलब कि ऊपर वाला बेस नीचे वाला परपेंडिकुलर। इधर देखो ऊपर वाला बेस नीचे वाला परपेंडिकुलर, ऊपर वाला बेस नीचे वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। तुम्हें मालूम है एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। क्योंकि तुम्हें यह बात अच्छे से मालूम हो गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चन में हम तीनों साइडें निकालते हैं ट्रायंगल की। हमको हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, हमको परपेंडिकुलर भी चाहिए, हमको बेस भी चाहिए। इन तीनों के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन के मुताबिक देखो ऊपर वाला क्या बन गया, बेस। उधर देखो फॉर्मूले में ऊपर वाला क्या है, बेस, तो ऊपर वाला क्या बन गया, बेस। नीचे वाला क्या है, परपेंडिकुलर, तो यहां पर भी नीचे वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैं थ्योरम लगा रहा हूं। थ्योरम क्या कहती है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बस यही थ्योरम कहती है। अच्छा एच का स्क्वायर तो पता नहीं है, वो तो हमें निकालना ही है, तो ये तो ऐसे ही रहा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बताओ, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखो बेस क्या है, बेस है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते हैं। भाई 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16, तो 16 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 25 हो जाएंगे। मतलब कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, 25। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो मैंने एक बात बताई थी कि जब भी ये स्क्वायर इधर आता है तो 25 पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया 5। ठीक है, अब मेरे पास तीनों साइडें आ गई। अब क्वेश्चन के मुताबिक इसको मैं रब कर देता हूं, और अगर तुमने कॉपी नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। फिलहाल तो मैंने रब कर दिया। देखो, तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, कितना है 3, मेरे पास बेस भी है, बेस कितना है 4, और मेरे पास हाइपोटेन्यूज भी है, अभी अभी कैलकुलेट करा है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। मेरे पास तीनों साइडें हैं। ठीक है, मेरे पास तीनों की तीनों साइडें हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास ये तीनों साइडें होती है ना, हम किसी भी रेशियो को निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। देखो, हमको ये सॉल्व करना है, हमको ये वाली वैल्यू क्या करनी है, चेक करनी है। तो देखो, इस वैल्यू को चेक करने के लिए, इस वैल्यू को चेक करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझको एक तो tan चाहिए, मुझको cos चाहिए, मुझको sin चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मुझे इसको चेक करना है, और इसको चेक करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो चाहिए sin, एक चाहिए cos, और एक चाहिए tan। sin cos tan, तो फटाफट से पहले इन तीनों को निकाल लेते हैं। तो एक तो वैल्यू निकालूंगा sin a की, एक वैल्यू निकालूंगा cos a की, और एक वैल्यू निकालूंगा tan a की, है ना, क्योंकि इन तीन की वैल्यू की जरूरत मुझे पड़ेगी। अच्छा बताओ, साइन का फॉर्मूला बोला पंडित जी। देखो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन में h, तो p अपॉन में h। कोस का फॉर्मूला बोले पंडित जी, b अपॉन में h, तो b अपॉन में h। और tan का फॉर्मूला बोले पंडित जी, p अपॉन में b, तो p अपॉन में b। बताओ, ये फॉर्मूला बनाना तो बिल्कुल बच्चों का खेल है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे बनाया जाता है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कितनी बार कर लिया अब तो हमने, लेकिन फिर भी तो मुझसे पूछ सकता है बच्चा। तो देखो, साइन का फॉर्मूला, तो कितने आसान आसान क्वेश्चन है, इस बात पर तुम्हें वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। हाँ, p अपॉन में h, p का मतलब है 3 और h का मतलब है 5। देखो, बेस, बेस का मतलब है 4 और हाइपोटेन्यूज का मतलब है 5, परपेंडिकुलर का मतलब है 3 और बेस का मतलब है 4। देखो, मैंने तीन की तीनों वैल्यू निकाल ली। क्यों, क्योंकि मुझे इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, मुझको इन तीनों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इन तीनों की वैल्यू को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन ने चेक करने के लिए बोला था ना, उस पर हम वापस आ जाएंगे। देखो, ये आइटम चेक करने को बोली थी ना क्वेश्चन ने हमसे, ये वाली आइटम, तो इसी को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ, अब हम नाउ लिखेंगे, और नाउ के बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व क्या करना है, देखो, तुमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली, तुमने कोस ए की वैल्यू निकाल ली, तुमने tan ए की वैल्यू निकाल ली, तुमने इन तीनों की वैल्यू निकाल के रख रखी है। तो भाई निकाल के क्यों रखी है, डालो इसमें, तो कोई बात नहीं। अब हम इन तीनों की वैल्यू एक एक करके डालने वाले हैं। देखो कैसे, बोर्ड पे देखना जरा। 1 माइनस तो ऐसे ही रहेगा, tan ए की वैल्यू डाल दो। देखो ये रही, tan ए की वैल्यू क्या है, 3/4। तो देखो 3/4 का स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर क्यों लगाया, देखो जरा, स्क्वायर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर दे रखा था। अगर क्वेश्चन के अंदर क्यूब होता तो क्यूब लगा देता, क्वेश्चन के अंदर पावर 5 होती तो पावर 5 लगा देता। अब नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस, नीचे है 1 प्लस, फिर क्या है tan स्क्वायर ए। तो देखो tan की वैल्यू फिर से 3/4, तो फिर से क्या वैल्यू आ गई, 3/4 का स्क्वायर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, इधर तुम्हें क्या डालना है, इधर तुम्हें कोस ए की वैल्यू डालनी है। देखो ये रही कोस ए की वैल्यू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, है ना, माइनस, और तुम्हें किसकी वैल्यू डालनी है, तुम्हें साइन ए की वैल्यू डालनी है। देखो ये रही साइन ए की वैल्यू 3/5, यानी कि 3/5 का स्क्वायर। अच्छा, मैं ये स्क्वायर क्यों लगा रहा हूं, मैं ये स्क्वायर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने अपने अंदर स्क्वायर लगा रखे हैं। अगर क्वेश्चन स्क्वायर नहीं लगाता तो मैं भी स्क्वायर नहीं लगाता। ठीक है, खैर अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, इधर की अब जरूरत नहीं है मेरे को, है ना, इन चीजों की अब जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, तो मैंने रब कर दी।
देखो अब जरा, अच्छा 1 - तो ऐसे ही रहेगा। बताओ 3/4 का स्क्वायर खोलेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना, 3 3 जा 9। भाई 10th क्लास में तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि स्क्वायर कैसे खोलते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 जा 6, तो वो गलत है। 3 का स्क्वायर खुलेगा 9 और नीचे 4 का बताओ, 4 का कितना होता है 16 होता है भाई। अब अपोन में देखो, नीचे फिर से 3 का खोलेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और फिर 4 का खोलेंगे, 4 का फिर से कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब इधर देखो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 चौक 16, और 5 का कितना होता है 25, 5 5 से 25। अब इधर देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का कितना होता है 25। बताओ, मैंने स्क्वायर खोले, कोई बहुत बड़ी बात करी है नहीं। देखो अब जरा क्या करना है, ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी। देखो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो 1 के नीचे तो कुछ नहीं है, तो मैंने 1 लगा लिया, और नीचे वाले 1 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो मैंने वहां पर भी 1 लगा लिया। हम एलसीएम लेने के लिए अक्सर क्या लगा लेते हैं, अपोन में 1 लगा लेते हैं, और कुछ बच्चे 1 नहीं लगाते, डायरेक्ट कर देते हैं, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा जिसको ठीक लगे वैसा कर सकता है, बस एलसीएम सही होना चाहिए। हमारा जो एलसीएम होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्टली होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब मैं तुम्हें एलसीएम लेकर दिखाऊंगा। तो देखो नीचे थोड़ी सी जगह कम है, तो मैं यहां पर कर रहा हूं गलत स्टेप। ठीक है, देखो इधर 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा। देखो 1 के साथ तुम किसी का भी एलसीएम लेते हो ना, वही आता है। मतलब 1 का 16 के साथ एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा। जब भी हम 1 के साथ किसी का भी एलसीएम लेते हैं तो वही आता है, तो 1 के साथ 16 का एलसीएम लोगे तो 16 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने 16 ले लिया। अब ऊपर देखो, ऊपर क्रॉस कर दो। देखो क्रॉस कैसे करेंगे, देखो ऐसे करेंगे क्रॉस, 1 की 16 से 16, 9 की 1 से 1, मतलब 9। अब अपोन में देखो, अपोन में देखो फिर से रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। 1 के साथ 16 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 16 आएगा, लिख दो 16। अब क्रॉस कर दो, देखो क्रॉस कर दिया, 1 की 16 के साथ 16, और 9 की 1 के साथ 9, है ना भाई। 1 के साथ तुम किसी का भी एलसीएम लो तो सेम हो जाता है। अब इधर देखो, इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। बताओ, इधर तुम्हें अपोन में लगाने की जरूरत है नहीं है, तुम्हें इधर अपोन में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी अपोन में है, वहां पर भी अपोन में है। यहां पर तो तुमने 1 इसलिए लगाया था क्योंकि अपोन में कुछ था नहीं, तो जब कुछ अपोन में होता नहीं है ना तब हम 1 लगाते हैं। खैर, अब बताओ 25 25 का एलसीएम तो 25 ही आएगा भाई। यहां पर भी 25, वहां पर भी 25, तो एलसीएम भी क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो 25 आ गया एलसीएम। और वैसे भी ध्यान रखना, जब अपोन वाली आइटम सेम होती है ना, जब अपोन वाली आइटम क्या होती है, सेम होती है, तो एलसीएम भी सेम आता है, तो 25 ही आ गया। और जब नीचे वाला एलसीएम सेम आता है तो ऊपर वाली आइटम भी सेम आती है, तो ऊपर वाली आइटम क्या है, ऊपर वाली आइटम है 16, तो 16 आ गया। ऊपर वाला साइन है माइनस, तो माइनस आ गया। ऊपर वाली आइटम है 9, तो 9 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली आइटम में भी कोई चेंज नहीं हुआ और नीचे वाली आइटम में भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब मैंने इसको यहां से हटा दिया। देखो अब जरा ऊपर सोल्व करो। देखो 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे ऊपर, 16 में से 9 गए 7। ठीक है, अपोन में क्या है 16। अब इधर देखो, 16 में 9 जोड़ दिए, 16 में 9 जोड़ दिए 25, अपोन में क्या है 16। अब इधर देखो, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7, अपोन में कितने हैं 25। मुझे बताओ क्या ये वाला स्टेप समझ में आ गया। खैर तुम बता तो सकते नहीं हो वीडियो में, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जरूर समझ में आ गया होगा। भाई है भी क्या इस स्टेप में जो समझ में नहीं आएगा, बच्चों वाली चीजें। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, देखो जरा बोर्ड पे, जब भी कोई एक फ्रैक्शन ऊपर होता है और एक फ्रैक्शन नीचे होता है, देखो जरा, एक फ्रैक्शन ऊपर, एक फ्रैक्शन नीचे, एक फ्रैक्शन ऊपर और एक फ्रैक्शन नीचे, तो जब भी कोई एक फ्रैक्शन ऊपर और एक फ्रैक्शन नीचे होता है तो उसके अंदर है ना, देखो उसके अंदर एक खासियत होती है, नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है।
नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। देखो कैसे, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। और चलो मैं तुम्हें सिंपल ही बता देता हूं, ये वाला तरीका छोड़ो, वैसे ये भी एक तरीका है, ठीक है। नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या करना है, उल्टा करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो यहां पर भी वही चीज है, ऊपर भी एक फ्रैक्शन, नीचे भी एक फ्रैक्शन, है ना। तो देखो क्या करा मैंने, 7/16, और मैंने बताया था नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या करना है, उल्टा करना है। तो देखो नीचे वाला फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला फ्रैक्शन लिखा हुआ है 25/16। नीचे वाला फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, 25/16। तो उल्टा कर दो, 16/25। नीचे क्या कर दिया मैंने, नीचे वाला उल्टा कर दिया, 25/16 का 16/25 कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 16 से 16 हमारा कट गया, क्या क्या बच गया, एक तो बच गया 7 और एक बच गया 25। मुझे बताओ क्या ये इक्वल आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने बोला था चेक करने के लिए कि क्या ये दोनों के दोनों इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे बोला था चेक करके बताओ क्या ये दोनों के दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हमारा ये इक्वल आ गया, इसका मतलब चेक करके हमने बता दिया हाँ ये इक्वल है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मतलब इस बार हमें छोटा सा क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं, क्या जा रहा है ना। तो ये कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, और राइट एंगल किस पर बताया, देखो क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल किस पर है, राइट एंगल बी पर है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूं यहां पर, ए बी सी, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है एबीसी, और राइट एंगल किस पर बोला था, राइट एंगल बोला था बी पर। देखो जरा, क्या मैंने राइट एंगल बी पर बनाया है, हाँ मैंने राइट एंगल बी पर ही बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। तो क्वेश्चन ने बोला था इसलिए बनाएंगे, या फिर अपनी मर्जी से बना सकते हैं। क्वेश्चन ने बोला है इसलिए ही बनाया है बी पर हमने राइट एंगल, ठीक है। नहीं तो क्या पता क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ हो जाए, इसलिए हमें ये एंगल किस पर बनाना पड़ गया, बी पर, ठीक है। तो क्वेश्चन जिस पर बोलता है ना उसी पर बनाने का ध्यान रखेंगे, वरना गड़बड़ हो सकती है। तो 90 डिग्री पर हमने राइट एंगल बनाया है, तो 90 डिग्री पर ही क्वेश्चन ने हमें बताया था। अब इसने आगे क्या बोला है, इसने हमको बोला है इफ tan a इक्वल टू 1/√3। मैंने बताया था क्वेश्चन है ना, हम अक्सर हमको कोई ना कोई सी एक रेशियो दे देता है, तो फिर से एक रेशियो दे दी, और क्या रेशियो दे दी, 1/√3। और कौन सी रेशियो दी है, tan की रेशियो दी है। मतलब tan a की वैल्यू क्वेश्चन ने हमको दे रखी है 1/√3, और क्वेश्चन ने हमसे दो पार्ट सॉल्व करवाए, क्वेश्चन ने हमसे दो पार्ट सॉल्व करवाए। देखो दो पार्ट को तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि tan का किसके साथ कनेक्शन है। फिर से वही अपना पंडित जी वाला हिसाब है, ठीक है। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और इसको हम बोलते हैं सोना चांदी तोले। तो बताओ tan का कंपैरिजन किसके साथ करूंगा, s के साथ नहीं, वो तो साइन होता है। tan का कंपैरिजन c के साथ भी नहीं करूंगा, वो तो cos होता है। tan का कंपैरिजन करूंगा t के साथ, तो tan का कंपैरिजन t के साथ करेंगे। और t का फॉर्मूला क्या होता है, t का फॉर्मूला होता है p/b, मतलब ऊपर वाला p और नीचे वाला b। तो देखो इधर ऊपर वाला क्या माना जाएगा, p, और नीचे वाला क्या माना जाएगा, b। मतलब हमें किसकी जरूरत है, हाइपोटेन्यूज की। हमें किसकी जरूरत है, हाइपोटेन्यूज की। तो निकाल लेते हैं, देखो इन ट्रायंगल एबीसी एच का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ परपेंडिकुलर क्या है, देखो बोर्ड पे परपेंडिकुलर है 1, तो 1 का स्क्वायर है ना, प्लस बेस, बेस क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 का स्क्वायर होता है 1, और √3 का स्क्वायर। अब मैं तुम्हें एक खास बात बता देता हूं, देखो जब भी हम किसी रूट वाली आइटम का स्क्वायर करते हैं ना, तो वो रूट से स्क्वायर कट जाता है, उस रूट से वो स्क्वायर कट जाएगा। तो जब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा भाई। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर बताता हूं, अगर तुम 5 का स्क्वायर कर रहे हो, मतलब √5 का स्क्वायर, अगर तुम √5 का स्क्वायर करते हो
तो रूट से वो स्क्वायर कट जाएगा और क्या बचेगा, 5 बचेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां से भी रूट का स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, तो 1 + 3 का मतलब क्या हो गया, 1 + 3 का मतलब 4 हो गया, तो h स्क्वायर आ गया 4। तो मुझे बताओ स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हाइपोटेन्यूज आ गया 2। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया है, 2 आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीनों वैल्यूज। अब जरा ना फिगर के अंदर बात कर लेते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में फिगर के अंदर बात करना बहुत जरूरी होता है। देखो tan a के लिए काम करा है हमने और tan a के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 1। tan a के हिसाब से बेस की वैल्यू क्या है, √3 है ना। देखो tan a के हिसाब से परपेंडिकुलर की वैल्यू तो क्या है, 1 और tan a के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू क्या है, √3। देखो tan a कौन से वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल a की बात हो रही है। देखो इधर बताओ इस वाले एंगल की बात हो रही है या इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है। नीचे वाले एंगल की बात हो रही है या ऊपर वाले एंगल की बात हो रही है, ऊपर वाले एंगल की बात हो रही है। मतलब बात हो रही है इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की। ठीक है, अब जरा देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जिस एंगल की बात होती है ना उसके नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। उसके नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। मुझे बताओ बेस कितना है, √3। तो यहां पर आ गया √3। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। हालांकि मैंने ये बातें सब पहले से तुम लोगों को बता रखी है, कोई बात नहीं। जितना ज्यादा हम सुनेंगे, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो tan a के लिए काम करना है। सबसे पहली बात है कि कौन से एंगल के लिए काम करना है, एंगल a के लिए। और एंगल a हमारा ये है। ठीक है, तो एंगल a ये वाला एंगल, तो एंगल के नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है। और बेस कितना है, √3 है ना। बेस कितना है, √3। ठीक है, अगर ये बेस है तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1। बेस है √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 1। अब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पता ही है वो सबसे बड़ी वाली साइड। हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे बड़ी वाली साइड जो बच गई। और क्या बच गई, वो बच गई। तो वो कितनी हो गई, 2 हो गई। वो कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब मैं इन सब चीजों को यहां से हटा देता हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है अब, है ना। अब हमें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं बची। ठीक है, हाँ अब हमें क्वेश्चन की जरूरत बची है। लेकिन देखो क्वेश्चन ने हमसे फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में जो वैल्यूज पूछी हैं, ठीक है, पहले मैं तुम्हें फर्स्ट पार्ट के लिए बताता हूं। पहले मैं तुम्हें किसके लिए बताता हूं, फर्स्ट पार्ट के लिए। जरा फर्स्ट पार्ट में देखो क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है, चलो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने हमसे पूछा है sin a cos c प्लस cos a sin c, है ना। ये पूछा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है sin a cos c cos a sin c, इसकी वैल्यू पूछी है कि बताओ इसको सॉल्व करके क्या आएगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। मेरे पास sin a होना चाहिए, cos c होना चाहिए, cos a होना चाहिए, sin c होना चाहिए। मेरे पास कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, 4 वैल्यूज। जब तक मेरे पास ये 4 वैल्यूज नहीं होंगी ना तब तक मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो पहला काम क्या बन गया, पहला काम ये बन गया कि मैं इन चारों वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहला काम ये बन गया कि मैं इन चारों वैल्यूज को क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करते समय जरा ध्यान दो। देखो इसके अंदर कौन सा एंगल है, एंगल ए। देखो जरा ये दिख रहा है ना एंगल ए। इसके अंदर भी कौन सा एंगल है, एंगल ए। देखो साइन ए कोस ए, दोनों के अंदर कौन सा वाला एंगल है, एंगल ए। मतलब दो वैल्यू तो मुझे निकालनी है एंगल ए की। दो वैल्यू कौन सी वाली निकालनी है, एंगल ए की। ठीक है, अब जरा ये देखो ये वाले, इन दोनों के अंदर तुम्हें कौन सा एंगल दिख रहा है, इन दोनों के अंदर तुमको दिख रहा होगा एंगल सी। देखो कोस सी साइन सी, साइन सी कोस सी। क्या तुम्हें एंगल सी दिख रहा है, बिल्कुल। यानी कि मुझे दो वैल्यू निकालनी है एंगल सी के मुताबिक। भाई दो वैल्यू एंगल ए के मुताबिक। देखो व्हाट पे, दो वैल्यू एंगल ए के मुताबिक मतलब ये वाला एंगल है ना, और दो वैल्यू एंगल सी के मुताबिक मतलब कि ये वाला एंगल है ना। दो वैल्यू ऊपर वाले एंगल के हिसाब से और दो वैल्यू नीचे वाले एंगल के हिसाब से। अब कुछ बच्चों को लगेगा यार फर्क क्या हुआ एंगल से,
वैल्यू तो सेम है ना, साइन साइन कोस कोस, तो वैल्यू तो सेम है नहीं, वैल्यू में भी फर्क आ जाता है। जब भी एंगल अलग अलग होता है ना तो तुम्हें अलग अलग के हिसाब से ही निकालना है। दो वैल्यू एंगल एक ही है तो दो वैल्यू एंगल एक ही निकालनी पड़ेंगी, और दो वैल्यू अगर एंगल सी की है तो दो वैल्यू तुम्हें सी की ही निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने तुमको पहले साइन सी कोस सी निकलवा के दिखा रहा हूं, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वो निकाल दूंगा। देखो जरा बोर्ड पे, 2 मिनट का खेल है। देखो साइन सी, बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच। कोस सी का बताओ, देखो ये रहा कोस, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। बात समझ में आ गई भाई? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन में एच, और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन में एच। ठीक है, तो देखो पी अपॉन में एच, बताओ सी के लिए काम कर रहे हैं हम, इस वाले एंगल के लिए काम कर रहे हैं, समझ में आई बात? कौन से एंगल के लिए काम कर रहे हैं? इस वाले एंगल के लिए। देखो मैंने कितना डार्क कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर हम इस एंगल के लिए काम कर रहे हैं, इस वाले एंगल के लिए काम कर रहे हैं, तो एंगल के नीचे वाला क्या हो जाएगा? एंगल के नीचे वाला हो जाएगा बेस, एंगल के नीचे वाला बेस हो जाएगा। अगर ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? अगर ये बेस है तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? ये तो होता ही होता है, ये हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या कभी हाइपोटेन्यूज बदलता है? नहीं, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। ठीक है, साइन सी के नीचे वाला बेस हो गया। ठीक है, और वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। सिर्फ क्या बदलते हैं? परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। कभी ये परपेंडिकुलर तो कभी वो परपेंडिकुलर, कभी ये बेस तो कभी वो बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर बदलते हैं एंगल के मुताबिक, हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलता। अब जरा इधर आ जाओ, देखो P अपॉन में H, बताओ देखकर P कितना है? √3, P है √3, और H कितना है? H की वैल्यू है 2, ये आ गई 2। ठीक है, अब इधर देखो cos C की वैल्यू कितनी है? cos C की वैल्यू, तो cos का फॉर्मूला है B, B कितना है? 1, ये आ गया 1, और H कितना है? H की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 2। तो मुझे बताओ क्या तुमने C के मुताबिक दोनों वैल्यू निकाल ली? तुमने C के मुताबिक साइन भी निकाल लिया, तुमने C के मुताबिक कोस भी निकाल लिया, है ना? अब तुम सोच रहे होंगे यार एंगल ए के मुताबिक भी तो करना है अभी हमें, तो क्या उनकी वैल्यूज अलग निकलेंगी? बिल्कुल, उनकी वैल्यूज भी अलग निकलेंगी। ठीक है, साइन सी और कोस सी अलग होता है, और साइन ए कोस ए अलग होता है, तो उनकी वैल्यूज भी अलग निकलेंगी। देखो कैसे, मुझे बताओ ऊपर वाली वैल्यू में हमें किसके लिए काम करना है? एंगल ए के लिए काम करना है। ऊपर वाली वैल्यूज में हमें एंगल ए के लिए काम करना है। ठीक है, तो मैं इस वाले एंगल को हटा देता हूं। अब मैं कौन से एंगल के लिए काम करूंगा? ऊपर वाले एंगल के लिए। तो मैं इसको भी यहां से हटा देता हूं, उम्मीद करता हूं तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, देखो कैसे काम करेंगे। एंगल ए के लिए काम करना है, देखो इस वाले एंगल के लिए काम करना है, इस वाले एंगल के लिए। मैंने बताया था एंगल के नीचे वाला क्या होता है? एंगल के नीचे वाला क्या होता है? बेस। देखो व्हाट पे, पहले मैं उस एंगल के लिए काम कर रहा था तो उस एंगल के नीचे वाला बेस था, पहले मैं उस एंगल के लिए काम कर रहा था तो उस एंगल के नीचे वाला बेस था। ठीक है, अब मैं इस एंगल के लिए काम कर रहा हूं तो इस एंगल के नीचे वाला बेस है। ठीक है, मतलब इस बार बेस बन गया ये। समझ में आया मैंने क्यों बोला था? मैंने एंगल का इसलिए बोला था कि दोनों एंगल बदलने से वैल्यू भी बदल जाती है। तो पहले इस एंगल के लिए काम करा तो उसके नीचे वाला बेस बन गया। अगर ये बेस है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आई बात? इस बार बेस ये है तो वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्या हाइपोटेन्यूज में फर्क आएगा? जवाब है हाइपोटेन्यूज में कभी भी कोई फर्क नहीं आता है, हाइपोटेन्यूज में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, हाँ अब फॉर्मूला बना लो पहले। साइन का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला तो वही है, P अपॉन में H, P अपॉन में H। कोस का फॉर्मूला B अपॉन में H, B अपॉन में H। समझ में आई बात? हाँ देखो उधर P अपॉन में H, ये रहा P। हाँ वैल्यू डालते समय सावधानी बरतना, बच्चे ना खुशी खुशी में जल्दबाजी में गलत वैल्यू डाल देते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वो रही 2, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 2। अब बेस, बेस कितना है? √3, तो यहां से आ गया √3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 2, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 2। ठीक है, देखो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए 4 वैल्यू निकालनी पड़ी। 2 वैल्यू ये साइन ए कोस ए, ये रही साइन ए कोस ए। 2 वैल्यू ये कोस सी साइन सी,
ये रही वैल्यू cos c sin c। क्या मैंने चारों वैल्यू निकाल ली? हाँ निकाल ली। क्या मैं इन चारों वैल्यू को अब इसमें पुट करके सॉल्व कर सकता हूं? आंसर है बिल्कुल, इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बस मुझे इसमें पुट करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों की अब कोई जरूरत नहीं रही, अब तो बस हमें पार्ट सॉल्व करने हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो बस वैल्यू डालनी है और सॉल्व कर देना है। तो देखो ध्यान से वैल्यू डालनी है। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में ना एंगल पे ध्यान नहीं देते हैं और जो मर्जी वैल्यू डाल देते हैं। ध्यान से देखो, साइन कौन सा चाहिए? ए वाला, यहां से मिलेगा। कोस कौन सा चाहिए? सी वाला, ए वाला नहीं सी वाला, नीचे से मिलेगा। कोस कौन सा चाहिए? ए वाला, ऊपर से मिलेगा। साइन कौन सा चाहिए? सी वाला, नीचे से मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब डालेंगे वैल्यू। साइन ए की वैल्यू देखो, ये रही साइन ए की वैल्यू 1/2। कोस सी की वैल्यू ये रही, कोस सी की वैल्यू 1/2, सेम वैल्यू है। कोस ए की वैल्यू ये रही, कोस ए की वैल्यू √3/2। और साइन सी की वैल्यू ये रही, साइन सी की वैल्यू √3/2। कहने का मतलब ये हुआ कि वैल्यू डालते समय हमें काफी सावधानी बरतनी होती है। हम वैल्यूज को निकाल कर तो सही कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन डालने में गलती कर देते हैं। तो डालने में गलती नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो अब हम सॉल्व कर देते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं। देखो ऊपर देखना, 1 की 1 से करी 1, नीचे 2 की 2 से करी 4, है ना भाई, बच्चों वाली बात है। अब इधर देखो, √3 की √3 से, तुमने 9th क्लास में इतनी बार सीखा होगा कि जब भी हम रूट वाली से करते हैं, देखो जब √5 की √5 से करते हैं तो 5 ही आता है, जब √7 की √7 से करते हैं तो 7 ही आता है। ठीक है, मतलब रूट वाली टर्म क्या होती है? सेम होती है। यहां पर भी 5, वहां पर भी 5, तो 5 आएगा। यहां पर भी 7, यहां पर भी 7, तो 7 आएगा। ठीक है, तो जब रूट वाली टर्म सेम होती है तो वही आती है। √5 तो आंसर भी 5, √7 तो आंसर भी 7। अब इधर देखो, √3 तो आंसर भी कितना आएगा? 3, है ना, मल्टीप्लाई करने पर। भाई √3 की √3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। वैसे तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये बातें पहले से ही मालूम होनी चाहिए, और नहीं भी मालूम तो मैंने बता दी कि रूट वाली टर्म सब सेम होती है तो 3 आता है। अब नीचे देखो, 2 की 2 से करी, भाई 2 की 2 से करने पर तो 4 आएगा, है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो बताओ 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा। मैंने बताया था जब नीचे सेम होता है तो एलसीएम भी सेम ही आता है। जब नीचे वाली आइटम क्या रहती है? सेम रहती है, तो एलसीएम भी सेम ही आता है। अब ऊपर भी सेम आएगा, देखो 1 भी ऐसे ही आ गया, प्लस 3 भी ऐसे ही आ गया। अब बताओ 1 + 3 कितना हो जाएगा? 1 + 3 हो जाएगा 4/4, और 4 से 4 कटेगा तो क्या आएगा? 1। यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर इज 1। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे 2 पार्ट बोले थे। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट करते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं तुमने ये कॉपी कर लिया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं, चलो देखो जरा सेकंड पार्ट में क्या है। cos A cos C, फिर क्या है? माइनस sin A sin C। भाई cos A cos C, sin A sin C, बहुत ही आसान सा पार्ट है। ध्यान से देखो, वैल्यू डालनी है। देखो cos कौन सा? A वाला, ऊपर से मिलेगा। cos कौन सा? C वाला, नीचे से मिलेगा। sin कौन सा? A वाला, ऊपर से मिलेगा। sin कौन सा? C वाला, नीचे से मिलेगा। ठीक है, तो ऊपर से क्या मिलेगा? cos A, ये रहा √3/2। अब cos C, ये रहा cos C 1/2, माइनस, अब देखो sin A 1/2, और sin C ये रहा √3/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √3 की 1 से करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो सेम आता है भाई, √3 आ गया, है ना। अब नीचे देखो, 2 की 2 से करेंगे, भाई 2 की 2 से करेंगे 4 आएगा। अब इधर देखो, 1 की √3 से करेंगे तो फिर से क्या आएगा? भाई 1 की √3 से करने पर √3 आ जाएगा, है ना। 1 की √3 करने से √3 ही आएगा। अब इधर देखो, 2 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा।
है ना। तो देखो √3/4 ये क्या है, प्लस का, और √3/4 ये बीच में क्या है, माइनस। तो मुझे बताओ √3/4 में से माइनस करेंगे √3/4, बताओ दो में से दो गए कितने बचेंगे, 0। तो √3/4 में से √3/4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो देखो इस बार इन्होंने ट्रायंगल का नाम बदल दिया। पहले क्या होता था, अक्सर हमें ट्रायंगल का नाम क्या दिया जाता था, ABC वगैरह, कोई बात नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रायंगल क्या है, PQR, और राइट एंगल इन्होंने किस पर बोला है, राइट एंगल बोला है Q पर। तो फटाफट से ना एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं, PQR, और देखो मैंने राइट एंगल किस पर दिया, जिस पर क्वेश्चन ने बोला था। क्वेश्चन ने किस पर बोला था, राइट एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री। और राइट एंगल क्वेश्चन ने किस पर बोला था, Q पर। तो देखो मैंने राइट एंगल किस पर लगाया है, Q पर ही लगाया है, ठीक है, 90 डिग्री पर ही लगाया है। अच्छा, राइट एंगल हमने Q पर सेट करा। अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, PR प्लस QR इक्वल टू 25। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमको बताया है कि PR और QR दोनों को मिलाकर कितना है, 25 है, 25 सेंटीमीटर। भाई क्वेश्चन के मुताबिक PR और QR, क्वेश्चन के मुताबिक PR और QR दोनों को मिलाकर कितना है, 25। अच्छी बात है, दोनों को मिलाकर कितना है, 25 है। अब आगे देखते हैं, PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू 5 है, PQ की वैल्यू 5 बता रखी है। फिर कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P और tan P। देखो क्वेश्चन ने हमसे 3 रेशियो पूछी है, कौन कौन सी, साइन P, cos P, tan P। मैंने बताया था हम सारी रेशियो निकाल सकते हैं, हम 6 की 6 रेशियो निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन हमें तीनों साइडें दे दें, लेकिन क्वेश्चन ने हमको तीनों साइडें तो नहीं दी। देखते हैं क्या दिया है। देखो क्वेश्चन ने हमको PQ दिया है, फटाफट से ना पुट कर लेते हैं। देखो PQ, PQ मतलब ये वाली, तो ये कितनी दे रखी है, 5। PQ की वैल्यू दे दी 5। अब देखो और क्या दिया है, और हमको दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25। बोर्ड पे देखो PR और QR, देखो PR मतलब ये और QR मतलब ये, दोनों को मिलाकर कितना दे रखा है, दोनों को मिलाकर 25 बता रखा है। दोनों को मिलाकर क्या बता रखा है, दोनों को मिलाकर 25 बता रखा है। देखो अब जरा, तुम्हें ना इन दोनों में से किसी एक को, या तो PR को या फिर QR को, दोनों में से किसी एक को, या तो PR को या QR को क्या मानना पड़ेगा, X मानना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक वैल्यू को मान लो। तुम अगर इसको X मानोगे तब भी आंसर ठीक आएगा, तुम अगर इसको X मानोगे तब भी आंसर ठीक आएगा। तो तुम्हारी मर्जी, किसी को भी X मान लो। तो देखो मेरे लिए तो पहले ही ये लिखा हुआ है, तो मैं इसी को X मान लेता हूं। तो लिखेंगे लेट PR बी X सेंटीमीटर। PR कितनी हो गई, X, ठीक है। बोर्ड पे देखो जरा, अगर तुमने PR को क्या माना है, X माना है, तो बताओ PR की जगह क्या आ जाएगा, PR की जगह आ जाएगा X। भाई सिंपल सी बात है, तुमने PR को क्या मान लिया, X मान लिया, तो PR की जगह क्या आ गया, X आ गया। क्या QR की जगह कुछ आया, नहीं, QR तो QR ही रहा, और इक्वल टू में 25 का 25 रहा, ठीक है। हाँ QR की वैल्यू क्या आ गई, QR की वैल्यू देखो क्या आ गई, बताओ ये X इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो X इधर आके क्या हो गया, माइनस का। ये आ गई QR की वैल्यू। बोर्ड पे देखो, तुमने PR को क्या माना था, X माना था, तुमने PR को क्या माना था, X माना था, फिर उस PR की वैल्यू तुमने X पुट कर दी, और उस X को इधर भेजा तो QR की वैल्यू आ गई। देखो जरा, तुमने PR को क्या माना, X माना, इधर देखो तुमने PR को क्या मान रखा है, तुमने PR को मान रखा है X। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो तुमने PR की वैल्यू को क्या माना है, X माना है, तो तुमने PR की वैल्यू को X माना था, ठीक है। अब QR की वैल्यू क्या आ गई है, QR की वैल्यू आ गई है 25 माइनस X। समझ में आई बात, QR की वैल्यू क्या आ गई है, 25 माइनस X। अब इधर देखो QR की वैल्यू, ये खड़ी वाली है ना, QR की वैल्यू क्या आ गई है, 25 माइनस X, 25
माइनस एक्स। अगर तुम्हें यहां तक समझ में आ गया है तो समझो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, समझ में आने वाली क्या बात है। बताओ, इतना सिंपल वाला पार्ट ये मैंने बताया है तुम्हें, इसमें कोई समझने वाली बात है ही नहीं इतनी, ठीक है। इस वाले पार्ट को समझना बहुत आसान है, ठीक है। अब मुझे बताना, देखो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और ये कुछ नहीं पता तो ये नीचे वाला क्या होता है, बेस होता है, बेस होता है। और ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आती है ना, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो लिखो फिर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एच का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं, कितने समय से इस एक्सरसाइज में यही काम करे जा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो एच का स्क्वायर, देखो इधर एच क्या है, एच है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर जल्दी से देखकर बताओ, परपेंडिकुलर ये है या ये है ना, तो ले लो इसको, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। अच्छा, स्क्वायर क्यों लगा दिया, स्क्वायर इसलिए लगा दिया क्योंकि हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब प्लस करना है बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, बेस है 25, तो ये लो, बेस हो गया हमारा, सॉरी बेस कह रहा हूं, 25 थोड़ी ना है, बेस है 5, बेस है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर, बेस है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। बताओ, यहां तक के क्वेश्चन के अंदर जरा सी भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, देखो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू में, ठीक है। और देखो लास्ट वाला मैं पहले कर रहा हूं, 5 का स्क्वायर 25, है ना। अब ये बीच का स्क्वायर खोलना है, और देखो बीच का स्क्वायर खोलने का एक फॉर्मूला होता था जो हमने 9th क्लास में खूब सीखा था। कोई बात नहीं, मैं यहां पर याद दिला देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था, और क्या होता था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला हमने 9th क्लास में खूब पढ़ा था। जिस बच्चे को ध्यान है अच्छी बात है, और जिस बच्चे को नहीं ध्यान तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने फिर भी साथ में बता दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस वाला। बिल्कुल इसी तरह से एक फॉर्मूला और होता था प्लस वाला, लेकिन अभी प्लस वाले की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे माइनस वाले की। तो देखो माइनस वाला एक फॉर्मूला होता था, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। देखो यहां पर लगाया जा सकता है ना, a माइनस बी का स्क्वायर। देखो a का स्क्वायर, a का मतलब 25 का स्क्वायर। अच्छा, 25 का स्क्वायर तुम्हें याद होना चाहिए 10th क्लास में। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 की 25 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 625 प्लस, अब वो कह रहा है b का स्क्वायर, तो देखो b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये लो x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2ab, फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2ab, है ना। तो देखो माइनस 2, फिर a क्या है, a है 25 और b क्या है x, b क्या है x। देखो ये मैं फॉर्मूला लगाना सिखा रहा हूं 10th क्लास में, लेकिन तुम लोगों को पहले से आता होगा जरूर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नहीं आता उसको समझ में आ जाएगा। देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो 625 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा ना। अब इधर देखो 25 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा, तो माइनस का 50x और प्लस का 25, है ना। देखो अब जरा 625 और 25 कितने हो जाएंगे भाई, 625 और 25 कितने हो जाएंगे, 650, तो ये हो गए 650, ठीक है। और क्या बचा, प्लस का एक्स स्क्वायर बचा, और क्या बचा, माइनस का 50x बचा, है ना। कितना सिंपल है भाई, 625 में 25 जोड़े तो कितना बन जाएगा, 650 बन जाएगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, बच्चों का खेल है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ना कैलकुलेशन करना सिखाता हूं शॉर्टकट तरीके से। देखो जरा, एक्स स्क्वायर हमारा यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर हमारा यहां पर भी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। देखो एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर यहां पर भी है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, और यहां पर भी एक्स स्क्वायर किसका है, प्लस का है, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा तो प्लस का है, ठीक है। तो जब भी सेम होता है ना, साइन भी सेम होता है, वैल्यू भी सेम होती है। जब भी वैल्यू भी सेम होती है और साइन भी सेम होता है तो ये आपस में कट जाता है। कब कटेगा, जब वैल्यू भी सेम होगी,
कब कटेगा? जब साइन भी सेम होगा। देखो अगर यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर माइनस होता तो नहीं कटता, अगर यहाँ पर माइनस होता यहाँ पर प्लस होता तो भी नहीं कटता। ठीक है, साइन सेम होने चाहिए, यहाँ पर माइनस वहां पर भी माइनस तो भी कट जाएगा, यहाँ पर प्लस वहां पर भी प्लस तो भी कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ प्लस था इसलिए कट गया। अच्छा कट गया तो क्या बचा? यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा 650 और यहां से बचा माइनस के 50x, है ना। अब मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इतना पार्ट अब यहां से रब कर रहा हूं। देखो मैं इस वाले स्टेप को ऊपर लिख रहा हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। देखो अब जरा, माइनस का 50x है ना, माइनस के 50x को इधर ले आओ। बताओ माइनस का 50x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 50x इधर आके प्लस हो जाएगा। मैंने कितनी बार बताई ये चीज कि जब कोई टर्म इधर माइनस की होती है और इधर लाते हैं तो इधर लाकर वो क्या बन जाती है? प्लस की। ठीक है, तो माइनस 50x इधर आके प्लस का हो जाएगा और 650 ऐसी रह जाएगा। ठीक है, अब बताओ 50 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बताओ कितने पर कटेगा? भाई 0 से 0 कट गई, है ना। 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 13 आ गई। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब इधर देखो फिगर में x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? 13। समझ में आई बात? इस तरीके से तुम भी अपने सॉल्यूशन में कर सकते हो। फिगर के अंदर तुम भी अपने डायग्राम में x पर एरो लगा के 13 लिख सकते हो, तो 13 तुम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। मतलब कि हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? हाइपोटेन्यूज 13 आ गया। अब इधर देखो जरा, इधर तुम यहां पर 13 डालोगे, x की वैल्यू कितनी डालोगे? 13। तो बताओ 25 में से 13 जाएंगे, 25 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25 में से 13 जाएंगे तो 12 बचेंगे। तुम यहां पर x की वैल्यू कितनी डालोगे? 13। तो जब तुम यहां पर 13 डालोगे तो 25 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। यानी कि परपेंडिकुलर, चलो तुम यहां पर लिख भी सकते हो। देखो 25 माइनस एक्स था ना, तुमने 25 में से क्या माइनस कर दिए? 13 माइनस कर दिए, तो वैल्यू क्या आ गई? 12। मतलब कि परपेंडिकुलर कितना बन गया? यहां पर परपेंडिकुलर कितना बन गया? परपेंडिकुलर बन गया 12। देखो तुमने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, तुमने परपेंडिकुलर भी निकाल लिया, बेस क्वेश्चन ने दे रखा था। अब मैंने बताया था किसी ट्रायंगल के अंदर ये तीनों चीजें पता चल जाए तो समझो सब कुछ पता चल गया। अब क्वेश्चन ने देखो 3 रेशियो पूछी थी हमसे, क्वेश्चन ने हमको 3 रेशियो पूछी थी। एक तो साइन पी पूछा था, एक कोस पी पूछा था और एक टेन पी पूछा था। साइन पी, कोस पी, टेन पी। ठीक है, कौन कौन सी चीजें पूछी थी? साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो अब हम इनको कैलकुलेट कर देंगे। और ध्यान से देखो एंगल, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एंगल के लिए काम करना है? पी के लिए। देखो ये वाले एंगल के लिए काम करना है ना, इस वाले एंगल के लिए। बिल्कुल सही। तो देखो नीचे वाला क्या है? बेस, तो बेस है। खड़ा वाला क्या है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है। और तिरछा वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है। हाँ फॉर्मूला बना लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में H। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन में H। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में B। भाई यही तो फॉर्मूला होता है या कुछ और नया होता है? यही फॉर्मूला होता है। अच्छा ध्यान से वैल्यू डालेंगे। देखो P अपॉन में H, परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा 12 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। बेस क्या है? 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। परपेंडिकुलर क्या है? 12 और बेस क्या है? 5। तो तुम फटाफट से इनके आंसर्स को मैच कर सकते हो और ये हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन पर टिक कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी भी था। लेकिन जब एक बार आ जाएगा तो मैं यकीन से कह सकता हूं तुम लोग अगर मेहनत करो तो इस क्वेश्चन को तुम 3 मिनट में कर सकते हो। 3 मिनट में। मैं तो खैर इस क्वेश्चन को 1 मिनट में कर सकता हूं। ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताता हूं इतना इतना सारा, वरना मैं और फिर मेरे करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे 1 मिनट में करूं चाहे 50 सेकंड में करूं,
काम की बात ये है कि तुम कितनी तेजी से करते हो, है ना। मेरे करने से थोड़ी ना मार्क्स आएंगे, तुम्हारे तुम्हारे करने से आएंगे मार्क्स। तो मैं तो समझाता हुआ चलता हूं, इसलिए इतने टाइम लगाता हूं, वरना अगर मैं करूं तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, इतनी तेजी से कर दूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई है, हमने इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा, तुम्हें समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ, किसी भी तरह का डाउट अगर मन में रह गया है क्वेश्चंस को लेकर, तो मुझे कमेंट में जरूर पूछें। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल यूजलेस क्वेश्चन है, कोई फायदा इसमें है नहीं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।